अस्सलामुअलैकुम, हेलो, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कॉर्टिसोल के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने एड्रीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले तमाम हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, फिर चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो, कॉर्टिसोल हो या कैटेकोलामाइड्स हो, हमने हर एक के बारे में पढ़ा। और आज के ही लेक्चर में हम कॉर्टिसोल को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कैसे एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है और हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का क्या रोल है। जब तक बेटा आपको कॉर्टिसोल की फंक्शन समझ नहीं आएंगी, आप खतरनाक डिजीजेस जैसे एडिसन्स डिजीज और कशिंग सिंड्रोम के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो चलो बेटा, आज के ही लेक्चर में हम कॉर्टिसोल की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब भी बेटा हम कॉर्टिसोल के बारे में बात करेंगे तो जरा गौर से देखना। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, पहला ही पॉइंट आप कॉर्टिसोल के बारे में याद रखेंगे कि जो कॉर्टिसोल है ना मेरी जान, कॉर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, गौर से देखना, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये जो कॉर्टिसोल है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, असल में बाबा ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। ना सर, ये मान लिया हमने कि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, लेकिन बनता कहां से है? तो याद रखेंगे प्रोड्यूसर फ्रॉम द, कहां से बनता है बोलिए ना? इट इज प्रोड्यूसर फ्रॉम zona fasciculata. It is produced from zona fasciculata of adrenal gland. गौर से देखना, इस लाइन को बाबा मैं एक्सप्लेन करूंगा। जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रीनल ग्लैंड क्या खुद ब खुद प्रोड्यूस करेगा? नहीं सर, इसको प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे दो जबरदस्त ग्लैंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड बट अंडर द इन्फ्लुएंस, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा भी जाए, लेकिन बाबा आज मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहली ही लाइन हमने कॉर्टिसोल के बारे में जो लिखी, कॉर्टिसोल आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन इज एक्चुअली ए स्टेरॉइड हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रीनल ग्लैंड बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। कहने का मतलब है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है इसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं और ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अगर आप एंडोक्राइनोलॉजी का पहला लेक्चर देखेंगे जहां मैंने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया था, उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि हार्मोन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ हार्मोन्स बेटा एमाइनो एसिड से बनते हैं, उन्हें हम एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास T3 एंड T4 एमाइनो एसिड से बनते हैं, इन्हें एमाइनो एसिड डेरिवेटिव कहा जाएगा। कुछ हार्मोन्स मेरी जान प्रोटीन से बनते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड से बनते हैं, उन्हें हम बाबा प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। और कुछ हार्मोन्स मेरी जान कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, वो हार्मोन याद रखना हमेशा के लिए, वो हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हो, वो हार्मोन जिनका ओरिजिन कोलेस्ट्रॉल हो, वो हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बने, उसी हार्मोन को मेरी जान स्टेरॉइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो पहला ही पॉइंट आप कॉर्टिसोल के बारे में याद रखेंगे कि इसे हम एमाइनो एसिड से नहीं बनाते, ये एमाइनो एसिड से डिराइव नहीं होता, ये प्रोटीन से मेरी जान नहीं बनता। ये अगर बनता है तो बाबा बनता कहां से है? शाबाश, स्टेरॉइड हार्मोन कहां से बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। तो ऐसा हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनेगा ना, जो फैट से बनेगा ना, जो लिपिड से बनेगा ना, ऐसे ही हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो पहले
पहली लाइन आपको समझ आई कि इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, मींस इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है। सर लेकिन बॉडी में बनता किधर है? हार्ट में बनता, किडनी में बनता, लिवर में बनता, कहां बनता? तो याद रखना, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अगर आप इससे पहले का लेक्चर देखेंगे तो मैंने वहां पे बाबा आपको बताया हुआ है कि लेट अस एज्यूम ये आपकी किडनीज है और मेरी जान किडनीज के ऊपर एक पायरामिडल शेप्ड ग्लैंड होता है। और इस पायरामिडल ग्लैंड के बाबा दो हिस्से देखने को मिलेंगे। लवर जो डार्क ब्राउन इन कलर होगा इसे हम मेड्यूला के नाम से जानते हैं, बताया हुआ है। एड्रीनल मेडुला इसे कहा जाता है। और एड्रीनल ग्लैंड का ऊपर वाला हिस्सा जो येलोइश कलर का होता है इसे हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो किडनीज के ऊपर पायरामिडल शेप्ड ग्लैंड जो पाया जाता है इसे हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड के बाबा दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो किडनीज के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाया जाता है और ये रेड ब्राउन कलर का होता है, स्लाइटली डार्कर होता है और इसी को हम एड्रीनल मेड्यूला के नाम से जानते हैं। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा हिस्सा जो किडनी से थोड़ा दूर होता है, जो डिस्टल पार्ट में पाया जाता है, येलोविश कलर का होता है, इसी को मेरी जान हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब इस कॉर्टेक्स में मेरी जान बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे क्या, 3 लेयर्स पाए जाते हैं। पहला लेयर जिसे हम बाबा क्या किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं। जरा गौर से देखना, पहले लेयर को हम जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं। और मैंने तब बोला था आपको कि जोना ग्लोमेरुलोसा से एक आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड बनता है जिसे हम एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। और एल्डोस्टेरोन के बारे में हम डिटेल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो दूसरा लेयर होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, जिसे हमने वाइडेस्ट लेयर ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा था और इसी का नाम हमने बोला था जोना फेसिकुलेटा। गौर से देखना बाबा कॉन्सेप्ट को, इसी लेयर को हमने बोला था जोना फेसिकुलेटा। एंड प्लीज रिमेंबर कि जोना फेसिकुलेटा में जो पॉलीहाइड्रल सेल्स पाई जाती है उन्हीं पॉलीहाइड्रल सेल्स का काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करना। और हमारे पास जो जबरदस्त किस्म का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है एंड दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कॉर्टिसोल बना कहां से? सर ये जोना फेसिकुलेटा से बना। सर जोना फेसिकुलेटा क्या है? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। सर एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड का हिस्सा है। तो क्या मैं दावे के साथ ये कहूंगा ना कि जो कॉर्टिसोल है इसे एड्रीनल ग्लैंड तो बनाता है, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा हिस्सा इसको बनाता है? लेक्चर की तरफ नजर रखो बाबा। ये एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा लेयर जो जोना फेसिकुलेटा के नाम से जाना जाता है, इसी जोना फेसिकुलेटा का काम होता है ना कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करना। तो इसका मतलब है ना कि एड्रीनल ग्लैंड जो है इसमें जोना फेसिकुलेटा होता है और जोना फेसिकुलेटा ही रिलीज कर देता है कॉर्टिसोल। तो क्या मैं कहूं कि कॉर्टिसोल इज produced by the zona fasciculata of the adrenal gland। यही पॉइंट तो मेरी जान आपके बोर्ड पे डेफिनेशन में लिखी थी, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा। कॉर्टिसोल को बनाने वाला कौन सा लेयर होता है? जोना फेसिकुलेटा। और जोना फेसिकुलेटा किसका हिस्सा है बोले तो एड्रीनल ग्लैंड। लेकिन जरा गौर से देखें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर से स्लाइड पे वापस ले जाऊंगा। सर कब प्रोड्यूस करेगा? 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा आप बड़ा नजर रख लेना। इधर देखो, ये रहा आपके सामने हाइपोथैलेमस। 2 मिनट प्रोडक्शन आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फंक्शंस पे जब आएंगे ना तो कोहराम मचा दूंगा बेटा कॉर्टिसोल में।
जरा गौर से देखना, ये अगर आपका हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जरा बेटा गौर से नजर रखना लेक्चर की तरफ, गौर से बाबा नजर रखना लेक्चर की तरफ। जब जब आपके ब्लड में नजर नजर इधर रखना, जब जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल घटेगी, जब जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल घटेगी, वेरी गुड, जब जब आपके ब्लड का वॉल्यूम घटेगा, वेरी गुड, जब जब आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे होंगे, एनी टाइम यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन, एनी टाइम योर ब्लड डज नॉट हैव एनफ ग्लूकोज, एनी टाइम व्हेन योर ब्लड वॉल्यूम इज लो, अगर कभी कभार आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल घटी, हाइपोग्लाइसीमिया, कभी कभार अगर आपके ब्लड में ब्लड का वॉल्यूम कम था, या अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे थे, तो जरा गौर से नजर रखना, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस में असल में एक न्यूक्लियाई होता है, इस न्यूक्लियाई को हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के बारे में हमने हर लेक्चर में जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले लेक्चर को गौर से सुनो, जब जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम, जब जब आपके ब्लड का वॉल्यूम कम, तो ये हार्ट ब्लड ब्रेन को भेजेगा ना। अगर ब्रेन के पास ब्लड पहुंचने के बाद इस ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम थी, जरा इमेजिन करो, हार्ट ने ब्लड किसको दिया, ब्रेन को दिया, लेकिन इस ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम थी, इस ब्लड में मेरी जान ब्लड का वॉल्यूम ही कम था, तब जाके ब्रेन का एक हिस्सा जिसे दुनिया हाइपोथैलेमस द सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानती है, ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। असल में हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं, इन्हें हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इधर लिखूंगा पैरावेंट्रिकुलर, नाम याद रखना, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक हार्मोन को बनाएगा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज CRH। अभी तक लेक्चर आसान है बाबा, नजर रखना। तो आपका जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये रिलीज करेगा CRH। सर CRH क्या, CRH बोले तो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आप जरा नजर रखना, जो ही आपके हाइपोथैलेमस ने, जो ही आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ने CRH प्रोड्यूस किया, तो ये CRH ब्लड वेसल्स के जरिए से, और इस ब्लड वेसल का खास नाम याद रखना, द ब्लड वेसल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोथैलेमस and the pituitary gland is called as hypothalamo-hypophyseal portal system। इधर लिखूंगा hypothalamo-hypophyseal portal system, हाइपोथैलेमो-हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब इस ब्लड वेसल के जरिए से CRH सीधे पहुंचेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ स्पेशल सेल्स होती है, एंड दोस स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकोट्रॉफ्स। नजर 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 बनाए रखना, दोस स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकोट्रॉफ्स। उन स्पेशल सेल्स को हम कॉर्टिकोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। One of these special cells called corticotrophs are stimulated by CRH. They produce another hormone. ये एक और हार्मोन को मेरी जान रिलीज कर देती है आपके ब्लड में, and that hormone is called as ACTH। ACTH बाबा बोले तो एड्रीनो, ACTH बोले तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, adrenocorticotropic hormone। Now this ACTH through the blood will reach to your adrenal gland।
और एड्रीनल ग्लैंड के किस हिस्से में पहुंचेगा? फिलहाल आज के लेक्चर में ये पहुंचेगा ज़ोना फेसिकुलेटा के पास। अभी तक शायद आपको लेक्चर समझ आ चुका है कि जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे, जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल घटेगी, जब भी हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तब जाके आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर एक हार्मोन को वजूद में लाएगा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज CRH। CRH बोले तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। Now this CRH enters into the blood। अब ये CRH ब्लड में जाएगा और पहुंचेगा सीधे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एक स्पेशल सेल को रिलीज करेगा। रिलीज क्या? स्टिमुलेट करेगा, और इस स्पेशल सेल का नाम है कॉर्टिकोट्रॉफ। Once this corticotroph is stimulated, it releases another hormone, and that hormone is called as ACTH, adrenocorticotropic hormone। उसके बाद ये ACTH सीधे पहुंचेगा आपके एड्रीनल ग्लैंड पे। अब जरा एड्रीनल ग्लैंड के किस लेयर पे पहुंचेगा बोले तो ज़ोना फेसिकुलेटा। आप जरा मेरी जान नजर बनाए रखना, मैं थोड़ा इस लेक्चर को इधर इधर नजर बनाए रखना। शाबाश, इधर नजर बनाए रखना, सबर, इधर नजर बनाए रखना। ये रहा मेरी जान आपके सामने किडनी, इधर आपके सामने बाबा किडनी, और किडनीज के ऊपर ये रहा मेरी जान आपके सामने एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड के दूसरे लेयर के बारे में हम आज जिक्र करेंगे, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना फेसिकुलेटा। ये दूसरा लेयर जो है इसी का नाम है ज़ोना फेसिकुलेटा। आप जरा गौर से बाबा नजर बनाए रखना। होगा क्या? होगा ये कि जो ये ACTH है ना मेरी जान, ये ब्लड वेसल के जरिए से, ये बाबा ब्लड वेसल के जरिए से पहुंचेगा सीधे आपके ज़ोना फेसिकुलेटा के पास। सबसे पहले ग्लूकोज की लेवल कम थी, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ ना, उसके बाद हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया CRH किया ना, उसके बाद CRH ब्लड वेसल के जरिए से पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा ना, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद कॉर्टिकोट्रॉफ्स एक्टिवेट हुई और इन्होंने एक और हार्मोन को रिलीज किया, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ACTH। अब ACTH ब्लड वेसल के जरिए से ज़ोना फेसिकुलेटा के पास पहुंचेगा। अब पहुंचेगा तो क्या करेगा? जरा गौर से नजर रखना। जो ही ये आपके ज़ोना फेसिकुलेटा के पास पहुंचेगा, इधर जो ज़ोना फेसिकुलेटा की सेल्स होती है, मैं इधर बनाने की कोशिश करूं, लेट अस अज्यूम एक ही सेल हम बनाएंगे। ये ज़ोना फेसिकुलेटा की पॉलीहेड्रल सेल है जिसके मनी सरफेस होते हैं। Once the ACTH reaches to the membrane of the cells of ज़ोना फेसिकुलेटा, तो ये ACTH वातना ज़ोना फेसिकुलेटा ये जो सेल्स होती है ज़ोना फेसिकुलेटा की, इन पे मेरी जान एक प्रोटीन होता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज G stimulatory प्रोटीन। नजर बनाए रखना, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज G stimulatory प्रोटीन। अब G stimulatory प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। नजर रखना, एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, and that enzyme is called as adenylyl cyclase। Now सबसे पहले ACTH आया, G stimulatory प्रोटीन को एक्टिवेट किया। G stimulatory प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद इसी प्रोटीन ने एक और एंजाइम को एक्टिवेट किया। हमने उस एंजाइम का नाम रखा एडेनाइल साइक्लेस। उसके बाद जो एडेनाइल साइक्लेस है, ये सेल है ना ज़ोना फेसिकुलेटा की, इसके अंदर ATP होगा ना बाबा, होगा ना ATP। अब ये एडेनाइल साइक्लेस क्या काम करता है? ये उस ATP को कन्वर्ट कर देता है और बनाता है CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो CAMP बना, जो ही ACTH आया, उसने G stimulatory प्रोटीन को एक्टिवेट किया। ACTH आया ना, इनको G stimulatory प्रोटीन एक्टिवेट, और जब G stimulatory प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो इस G stimulatory प्रोटीन ने एक और एंजाइम को एक्टिवेट किया। हमने उसका नाम एडेनाइल साइक्लेस रखा। Once the adenylyl cyclase is activated, it converts the ATP of the cell। ये सेल के ATP को CAMP में बदल देता है, बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट।
Please remember, one cyclic adenosine monophosphate is formed. This cyclic adenosine monophosphate ये एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो सेल के अंदर ही मौजूद होता है, and that enzyme is called as protein kinase A. CAMP activates protein kinase A. इधर नाम लिख लेता हूं, protein kinase A. अभी तक क्या हुआ? प्रोटीन काइनेस ए बना, एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना, अब होगा क्या? प्लीज एक मिनट आप होल्ड करेंगे, इसको थोड़ा साइड में ले जाते हैं। अब ये जो हमारी सेल है, इसको हम इस सेल को थोड़ा जूम करेंगे। अरे यार नजर रखना, ये जो सेल है इसको हम इधर जूम करेंगे। ये रही आपकी ज़ोना फेसिकुलेटा की सेल। अब जरा गौर से नजर रखना, ये ज़ोना फेसिकुलेटा की सेल हमने इधर जूम की, तो हमने बोला सबसे पहले एसीटीएच आया था, उसने जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन ने क्या काम किया? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले एसीटीएच आया और इस सेल को अब यहां इमेजिन कीजिए, जो ही एसीटीएच आया जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद सेल्स के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसे हमने एडेनिलाइल साइक्लेज के नाम से याद रखा। वो एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ और एडेनिलाइल साइक्लेज ने क्या काम किया? सेल के अंदर जो एटीपी था उस एटीपी को कन्वर्ट किसमें किया? सीएएमपी में। बहुत बहुत खूब। इसके बाद जो सीएएमपी था इसने सेल के अंदर एक एंजाइम को एक्टिवेट कर डाला, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेस ए। यहां तक तो आपको समझ आया। अब होगा क्या? अब चूंकि ये किसकी सेल है? ज़ोना फेसिकुलेटा की, और ज़ोना फेसिकुलेटा किसका लेयर है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। एक पॉइंट आप कयामत के दिन तक याद रखेंगे, ज़ोना फेसिकुलेटा इज येलोविश इन, सॉरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज येलोविश इन कलर। जब मैंने एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी पढ़ाई तब मैंने बोला कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इट इज येलोविश इन कलर। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स में लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा होती है। इसका मतलब है ना कि अगर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये एड्रिनल मेडुला है, ये किडनी, ये रहा एड्रिनल मेडुला और ये रहा एड्रिनल कॉर्टेक्स। प्लीज रिमेंबर, एड्रिनल कॉर्टेक्स में लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा। इसका मतलब है ना ज़ोना फेसिकुलेटा में भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब प्लीज रिमेंबर, ये है ना ज़ोना फेसिकुलेटा की ही सेल, इसका मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल भर भर के होगी। कोलेस्ट्रॉल इस लेवल ज्यादा, क्योंकि ये बना ही होता है कोलेस्ट्रॉल का, इसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा पाई जाती है। Now please remember what will happen. This cholesterol is actually converted into pregnenolone. Pregnenolone. Cholesterol is converted into pregnenolone by an enzyme, and that enzyme is called as CYP11A1. CYP11A1. This is not H, this is A. This is, फिर से लिखूंगा एक बार. This enzyme is CYP11A1, or this enzyme is called as P450SCC, side chain cleavage. SCC बोले तो side chain cleavage enzyme. तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल किस पे कन्वर्ट हुआ? प्रेग्नेनोलोन में। किसकी वजह से? CYP11A1 की वजह से। सर ये बनाने का क्या फायदा? एसीटीएच आने का क्या फायदा? फायदा है जब तक प्रोटीन काइनेस एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये वाला एंजाइम स्टिमुलेट नहीं होगा। प्लीज 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 रिमेंबर, दिस प्रोटीन काइनेस ए एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ CYP11A1। प्रोटीन काइनेस ए की वजह से इस एंजाइम की एक्टिविटी एनहांस होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जितना ज्यादा एसीटीएच आएगा उतना ज्यादा प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होगा, जितना ज्यादा प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट होगा उतना ज्यादा ये एंजाइम स्टिमुलेट होगा, और जितना ज्यादा ये एंजाइम स्टिमुलेट होगा उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में बदलेगा? प्रेग्नेनोलोन में बदलेगा। उसके बाद ये जो प्रेग्नेनोलोन है ना मेरी जान, दिस प्रेग्नेनोलोन इज कन्वर्टेड, प्लीज रिमेंबर, दिस प्रेग्नेनोलोन इज कन्वर्टेड इनटू
progesterone is converted into progesterone by another enzyme, and that enzyme is called as 3-beta HSD. 3-beta HSD. HSD बोले तो हाइड्रोक्सी, HSD बोले तो हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड, हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज। अभी आपने सुना क्या? जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको ग्लाइसरॉल का कन्वर्जन दिखाऊंगा ना, तब तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। फिलहाल बेटा लेक्चर में बने रहे। कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट प्रेगनेनालोन में by CYP11A1 and pregnenolone converted into progesterone by 3-beta HSD, and this progesterone is converted into, please remember, this progesterone is converted into 17-hydroxy progesterone. 17-hydroxyprogesterone. 17-hydroxyprogesterone. And this 17-hydroxyprogesterone is converted into 11-deoxycortisone. Cortisone. And 11-deoxycortisone is converted into corticosterone. Sorry, sterone, corticosome. Corticosome. And this corticosome is converted into cortisol. It is converted into cortisol. तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हुआ? प्रेगनेनालोन में। प्रेगनेनालोन कन्वर्ट हुआ प्रोजेस्टेरोन में। प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हुआ 11-हाइड्रोक्सी में, और 11-हाइड्रोक्सी में किसमें कन्वर्ट हुआ? 11-डीऑक्सीकोर्टिसोन। यहां पे एक जबरदस्त एंजाइम मौजूद होता है जो इस कन्वर्जन में मदद करता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज 21-हाइड्रोक्सिलेज। रिमेंबर दिस एंजाइम, बाकी चाहे भूल जाओ, लेकिन इस एंजाइम का नाम याद रखना। दिस एंजाइम इज 21-हाइड्रोक्सिलेज। और यहां पे कौन सा एंजाइम है? यहां पे है 17A हाइड्रोक्सिलेज। और 17A हाइड्रोक्सिलेज। तो पहला कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट प्रेगनेनालोन में बाय CYP11A1, उसके बाद प्रेगनेनालोन कन्वर्ट प्रोजेस्टेरोन में बाय 3-beta HSD, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट 17-हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन में बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज 17-अल्फा-प्रोजेस्टेरोन हाइड्रोक्सिलेज या 17A हाइड्रोक्सिलेज सीधे। उसके बाद 17-हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू 11-डीऑक्सीकोर्टिसोन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज 21-hydroxylase, and later on this 11-deoxycortisone is converted into cortisol by an enzyme called as 11B1. This is full name अगर मैं बताऊं, this is CYP11B1। पहले था CYP11A1 और लास्ट में है CYP11B1। तो लास्ट में आपका क्या बना? कॉर्टिसोल बना ना। जरा गौर से मुझे बताओ, कॉर्टिसोल बना कहां से? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल बना। इसका मतलब है ना, वो हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनेगा, उसी हार्मोन को मेरी जान हम स्टेरॉइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर? तो बना कहां पे? ज़ोना फेसिकुलेटा में। किसकी वजह से बना? ACTH की वजह से। ACTH कहां से आया? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड ने कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस CRH प्रोड्यूस नहीं करता तो पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH नहीं बना पाता, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH नहीं बना पाता तो मेरी जान बताओ, क्या आपका एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल बना पाता? नहीं बना पाता। और आपके बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी होती, और अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी होगी, इसी बीमारी को मेरी जान एडिसन्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसी बीमारी को एडिसन्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो इसे हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, और एड्रिनल इनसफिशिएंसी का एक टाइप है एडिसन्स डिजीज, जिसे हम प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। कि अगर प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में ही है, यहां से CRH तो आ रहा है, ACTH तो आ रहा है, लेकिन फिर भी एड्रिनल ग्लैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है कि एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन होने के बावजूद भी कॉर्टिसोल नहीं बना पा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी
प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, और इसी प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी को सबसे पहले थॉमस एडिसन ने देखा था और तभी इसका नाम पड़ा एडिसन्स डिजीज। लेकिन कभी कभार कम हार्मोन प्रोड्यूस करने के बजाय आपका एड्रिनल ग्लैंड एनफ हार्मोन्स बनाता है, ज्यादा हार्मोन्स बनाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल बनाता है। और अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड ने नॉर्मल एवरेज से लेकर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस किए ना, तब जाके इस कंडीशन को कशिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। द कंडीशन इज कॉल्ड एज कशिंग सिंड्रोम। इन बीमारियों को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इनकी पैथोफिजियोलॉजी, इनका डायग्नोसिस, इनका ट्रीटमेंट अलग पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आपने याद रखा कि सबसे पहले ग्लूकोज की लेवल कम थी, उसके बाद आपके हाइपोथैलेमस ने सीआरएच प्रोड्यूस किया, सीआरएच ने आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया एसीटीएच। एसीटीएच ब्लड के जरिए से एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास पहुंचा और वहां जोना फेसिकुलेटा को एक्टिवेट किया। जोना फेसिकुलेटा को एक्टिवेट करने के बाद उसने एक एंजाइम को डायरेक्टली अटैक किया या एक्टिवेट किया, अटैक नहीं एक्टिवेट किया, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज है। अब इस एंजाइम का काम क्या है? ये इन तमाम एंजाइम्स को, चाहे CYP11A1 हो, चाहे 3 बीटा HSD हो, चाहे मेरी जान 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हो, चाहे 21 हाइड्रोक्सिलेज हो, चाहे मेरी जान CYP11B1 एंजाइम हो, ये PKA प्रोटीन काइनेज, इन तमाम एंजाइम्स की एक्टिविटी को एनहांस करता है। और जब ये CYP11A1 की एक्टिविटी एनहांस करेगा तो मेरी जान सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल था वो प्रेग्नेनोलोन में तब्दील होगा, और प्रेग्नेनोलोन किस में तब्दील होगा? प्रोजेस्टेरोन में। बाय 3 बीटा HSD प्रोजेस्टेरोन विल बी कन्वर्टेड इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन will be converted into 11-deoxycortisone with the help of an enzyme called as 21 hydroxylase, and finally 11-deoxycortisone is converted into cortisol by another enzyme called as 11B1 या CYP11B1। तो यहां पे आपका बना लास्ट में कॉर्टिसोल। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। सर कॉर्टिसोल बना क्यों? मेरी अक्ल कहती है कि अगर ग्लूकोज की कमी की वजह से कॉर्टिसोल बनता है तो सर इसका पहला काम यही होना चाहिए कि ये ग्लूकोज की लेवल को बराबर ला सके। यही तो आपका फीडबैक मैकेनिज्म कहता है ना कि अगर ग्लूकोज की लेवल कमी है, इसके बावजूद इसके अपोजिशन में जो हार्मोन बनेगा वो इस ग्लूकोज की लेवल को बराबर करेगा। जब जब आपके थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होते थे तब जाके आपका थायराइड ग्लैंड T3 T4 बनाता था। यहां ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम है तो बताओ कॉर्टिसोल की मेन फंक्शन क्या होगी? इसकी फंक्शन होगी ना ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ावा देना, यानी एक्सेसिव कॉर्टिसोल में लीड हाइपरग्लाइसीमिया। इसका मतलब मुझे बताओ जल्दी से, अगर एडिसन्स डिजीज है, एडिसन्स डिजीज बोले तो एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल नहीं बना पाता। अगर एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल नहीं बना पाता तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब एडिसन्स डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया देखा जाता है और कशिंग सिंड्रोम में मेरी जान हाइपरग्लाइसीमिया देखा जाता है। इसको मैं बड़े अच्छे से आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम आएंगे मेन मुद्दे पे कि कॉर्टिसोल की फंक्शंस को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। जरा गौर से देखो बाबा, ये रहा आपका ब्लड और इस ब्लड में अब आ चुका है कॉर्टिसोल, और किसने रिलीज किया बोले तो आपके एड्रिनल ग्लैंड ने। ये रहा एड्रिनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड ने कॉर्टिसोल को सीधे पहुंचाया आपके ब्लड, क्योंकि बाबा एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। अपनी सिक्रीशन को बॉडी के सरफेस पे नहीं, अपनी सिक्रीशन को सीधे के सीधे ब्लड में पहुंचाएगा। Adrenal gland, being an endocrine gland, will pour its secretion directly into the bloodstream. It means जो cortisol बना ना adrenal gland में, वो कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में। अब आपके ब्लड में cortisol की लेवल इंतहाई ज्यादा है। अब होगा क्या? जरा गौर से देखना। ये कॉर्टिसोल ब्लड के जरिए से डिफरेंट टारगेट सेल्स तक, टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। शाबाश, नजर रखना।
ये कॉर्टिसोल यहाँ पे ब्लड सप्लाई बना रहा हूं, ब्रांचेस है एक आर्टरी के। अब कॉर्टिसोल इस ब्लड के जरिए से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। सर बताइए ना किस ऑर्गन तक पहुंचेगा? रिमेंबर ये पहुंचेगा एडिपोस टिश्यू तक। एडिपोस टिश्यू बोले तो जो फैटी सेल्स का बना होगा, जो एडिपोसाइट्स का बना होगा, उसे हम एडिपोस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो आपका कॉर्टिसोल ब्लड के जरिए से पहुंच जाता है एडिपोस टिश्यू में। नॉट ओनली एडिपोस टिश्यू, आपका जो कॉर्टिसोल है ये पहुंच जाता है मेरी जान लिवर में। नॉट ओनली इन द लिवर, ये मेरी जान जो आपका कॉर्टिसोल है ये इम्यून सेल्स तक, जैसे कि WBCs तक पहुंचता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स तक पहुंच जाता है। अब करेगा क्या? जरा गौर से नजर रखना। अब खतरनाक पॉइंट को छेड़ने वाला हूं, आप बोर्ड की तरफ नजर बनाए रखना। Once the cortisol reaches to the adipose tissue, प्लीज रिमेंबर, जो ही आपका कॉर्टिसोल आपके एडिपोस टिश्यू तक पहुंचता है, ये एडिपोस टिश्यू है ना, ये फैट्स का बना है ना, ये ट्राइग्लाइसराइड्स का बना है ना, बोलिए ना बाबा, ये ट्राइग्लाइसराइड्स का बना है ना। ये मेरा लेक्चर बच्चों के लिए नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपका जो एडिपोस टिश्यू है ना, ये एडिपोस टिश्यू में ट्राइग्लाइसराइड्स की लेवल ज्यादा क्या, आपका एडिपोस टिश्यू ट्राइग्लाइसराइड्स का बना ही होता है। नाउ प्लीज रिमेंबर, once this cortisol reaches to the adipose tissue, ये इस ट्राइग्लाइसराइड को ब्रेक करता है और यहां से दो चीजें निकलती है, नंबर 1 ग्लाइसरॉल एंड नंबर 2 फैटी एसिड। आपको पता है बाबा कि ट्राइग्लाइसराइड्स बने ही होते हैं ग्लाइसरॉल के, ट्राइग्लाइसराइड्स बने ही होते हैं फैटी एसिड्स के। ये बच्चों को पता है। ये एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में, ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, जब आपको सोप का स्ट्रक्चर 10वीं जमात में पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। बायोमोलिक्यूल 11th के क्लास में, वहां आपको ट्राइग्लाइसराइड पढ़ाया जाता है। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको ट्राइग्लाइसराइड पढ़ाया जाता है। तो अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना याद रख लेना कि ट्राइग्लाइसराइड्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइसरॉल एंड लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। Once you break these triglycerides, you will convert this triglyceride into glycerol and into fatty acid. अब कमाल का कॉन्सेप्ट आप सुनिएगा। ये जो ग्लाइसरॉल बनाना, this glycerol reaches through the blood into the liver। अब आए ओम पार्ट के नीचे, अब हम पढ़ेंगे खतरनाक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड ने कॉर्टिसोल बनाया और सीधे धकेला कॉर्टिसोल को ब्लड में। उसके बाद कॉर्टिसोल ब्लड के जरिए से पहुंचा आपके एडिपोस टिश्यू में, फैटी टिश्यू में, जहां एडिपोसाइट्स ज्यादा थी, और उस एडिपोस टिश्यू में कॉर्टिसोल ने ट्राइग्लाइसराइड को ब्रेक करके दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनाए, नंबर 1 ग्लाइसरॉल एंड नंबर 2 फैटी एसिड। नाउ इस एडिपोस टिश्यू से जो ब्लड वेसल निकलेगी ना, वो ब्लड वेसल सीधे जाएगी लिवर में और अपने साथ लेकर आएगी ग्लाइसरॉल। अब हम पढ़ेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अब जरा गौर से नजर रखना। अब पहुंचा आपके लिवर में ग्लाइसरॉल, अब आपके लिवर में पहुंचा ग्लाइसरॉल। अगर मैं कोशिश करूं इसको दूसरे स्लाइड पे बनाने की, ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि कंसेप्ट बहुत बड़ा है। ये रहा बाबा आपका लिवर, और लिवर तक पहुंचा मेरी जान क्या, ग्लाइसरॉल। लिवर तक पहुंचा बाबा ग्लाइसरॉल। कहां से पहुंचा मेरी जान बोले तो एडिपोस टिश्यू से। अभी पढ़ाया मैंने, एडिपोस टिश्यू से पहुंचा ग्लाइसरॉल आपके लिवर तक। नाउ प्लीज रिमेंबर बेटा, जो ही ग्लाइसरॉल आपकी लिवर में पहुंचता है, दिस ग्लाइसरॉल इज कन्वर्टेड, याद रख लेना, दिस ग्लाइसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू, बोलिए ना शाबाश, ग्लाइसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल 3-phosphate, इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल 3-phosphate, जिसे आप G3P के नाम से जानते हैं, ग्लाइसरॉल 3-phosphate। और इसके लिए इसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज ग्लाइसरॉल काइनेज।
That enzyme is called as glycerol kinase. अगर बेटा मुझे याद हो सकता है, आपको भी याद हो सकता है। आप बार बार इस लेक्चर को देखेंगे, आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे, रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह आप एनाटॉमी आपके फिंगर टिप्स पे होगी। तो सबसे पहले ग्लाइसरॉल लिवर में पहुंचा। लिवर में ग्लाइसरॉल पहुंचने के बाद दिस ग्लाइसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल 3-phosphate by an enzyme called as glycerol kinase. Now please remember this glycerol 3-phosphate is converted into dihydroxy. नाम याद रखना, dihydroxy acetone phosphate. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एब्रिविएटेड फॉर्म में आप इसको DHAP लिखते हो। ये नाम तो कई बार आपने सुना होगा, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और यहां इसको मदद करेगा एक और एंजाइम, जगह तो नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा, यहां एक और एंजाइम इसको मदद करेगा कन्वर्ट करने में, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज शाबाश G3P डिहाइड्रोजनेज। G3P डिहाइड्रोजनेज। G3P बोले तो ग्लाइसरॉल 3-phosphate डिहाइड्रोजनेज। हाँ, ग्लाइसरॉल को ना कन्वर्ट ग्लाइसरॉल 3-phosphate में मदद किसने किया? ग्लाइसरॉल काइनेस में, काइनेस ने। उसके बाद ग्लाइसरॉल 3-phosphate किसमें कन्वर्ट हुआ? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में with the help of G3P dehydrogenase। उसके बाद ये जो आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ना, it is converted मेरी जान into glyceraldehyde। It is converted into glyceraldehyde 3-phosphate। It is converted into glyceraldehyde 3-phosphate। और यहां पर भी आपको सेम एंजाइम मदद करेगा। That enzyme is called as, sorry, सेम एंजाइम नहीं, यहां पे जो एंजाइम मदद करेगा that enzyme is called as isomerase। That enzyme is called as isomerase। पूरा नाम अगर बताऊं तो ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। उसके बाद ग्लाइसरॉल्डेहाइड 3-phosphate, इट इज कन्वर्टेड मेरी जान इनटू 1,3-bisphosphate। 1,3-bisphosphate कॉन्सेप्ट की तरफ नजर रखना। 1,3-bisphosphate with the help of an enzyme, and that enzyme is called as G3P। G3P same enzyme, G3P dehydrogenase, G3P dehydrogenase। उसके बाद 1,3-bisphosphate is converted into 3-bisphosphate, 3-bisphosphate with the help of an enzyme, and that enzyme is called as kinase। पूरा नाम बताऊं तो phosphate kinase। उसके बाद 3-bisphosphate is converted into 2-bisphosphate, 2-bisphosphate with the help of another enzyme called as phosphate mutase। And now what will happen? What will happen कि जो 2-bisphosphate है, it is converted into phosphoenol pyruvate। Remember, it is converted into phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate। और यहां जो एंजाइम मदद करेगा that enzyme is called as enolase। सबसे पहले ग्लाइसरॉल किसमें बदला? ग्लाइसरॉल 3-phosphate में। ग्लाइसरॉल 3-phosphate किसमें बदला? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में किसमें तब्दील हुआ? ग्लाइसरल्डेहाइड 3-phosphate में। और ग्लाइसरल्डेहाइड 3-phosphate किसमें तब्दील हुआ? 1,3-bisphosphate। और 1,3-bisphosphate किसमें कन्वर्ट हुआ? 3-bisphosphate में। और 3-bisphosphate किसमें कन्वर्ट हुआ? 2-bisphosphate में। और 2-bisphosphate किसमें कन्वर्ट हुआ? phosphoenol pyruvate में। और phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate। ये सारा काम लिवर में हो रहा है, लिवर की सेल्स में हो रहा है, हिपैटोसाइट्स में हो रहा है। Now this pyruvate is converted into, मेरी जान याद रखना, fructose, fructose 1,6-bisphosphate, fructose 1,6-bisphosphate। Now fructose 1,6-bisphosphate is converted into fructose, bas khatam, fructose 6-bisphosphate, sorry, fructose 6-phosphate,
fructose 6 phosphate, and finally fructose 6 phosphate is converted into glucose 6 phosphate. और यहां पे जो एंजाइम्स मदद करेंगे, पहला जो एंजाइम था ग्लाइसरॉल काइनेज था, यानी ग्लाइसरॉल किस में तब्दील हुआ, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में, किस एंजाइम से, ग्लाइसरॉल काइनेज से, और ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, किस एंजाइम से, G3P, यानी ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजनेज। उसके बाद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, किस एंजाइम की वजह से, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। उसके बाद ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3 बिस फॉस्फेट में, किस एंजाइम की वजह से, नाम याद रखना, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद ये किस में तब्दील हुआ, 1,3 बिस फॉस्फेट में, एंड यहां पर जो आपको एंजाइम मैंने पहले ही बताया, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें, 3 बिस फॉस्फेटेज में, और यहां पे जो एंजाइम मदद करेगा मेरी जान वो होगा मेरी जान काइनेज, और 3 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट किसमें होगा, 2 बिस फॉस्फेट में, और एंजाइम होगा म्यूटेस, और 2 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, और यहां पर जो एंजाइम होगा वो होगा एनोलेस। उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में, और यहां पर जो मदद एंजाइम करेगा, एंड दैट एंजाइम विल बी कॉल्ड एज बिसफॉस्फेटेज, bisphosphatase, that will be called as bisphosphatase, और फिर पाइरुवेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज में। यहां पर जो कन्वर्ट एंजाइम होगा वो होगा फ्रक्टोज फॉस्फेटेज, फ्रक्टोज फॉस्फेटेज, और फाइनली जो एंजाइम यहां होगा वो होगा ग्लूकोज फॉस्फेटेज। अब आप मुझे सवाल कर सकते हैं, सर मैं समझ गया कि ग्लाइसरॉल से बना ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसरॉल देखो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बन जाना, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाना, इसे बोलते हैं मेरी जान ग्लूकोनियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सर मैं समझ गया आपकी बात कि जो ही ग्लाइसरॉल लिवर में पहुंचता है वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाती है, वहां पे ग्लाइसरॉल को ग्लूकोज में बदला जाता है, और इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मान लिया मैंने, लेकिन सर एक गड़बड़ हो गई, मेरे दिमाग में अभी भी अटक रही है। सर क्या गड़बड़ हो गई? सर हमने तो सुना था कि जब ग्लूकोज ब्रेक होता है ना तो वहां से पाइरुवेट बनता है, 6 कार्बन कंपाउंड जब ब्रेक होगा वहां पे पाइरुवेट बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड। सर यहां क्या उल्टा पढ़ा रहे हो? पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और 3 कार्बन कंपाउंड से काहे का 6 कार्बन कंपाउंड बना रहे हो? बड़ा दोनों रिएक्शन सही है, दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है। जरा गौर से नजर रखना, आप ग्लूकोज से क्या बनाओ, ग्लूकोज से मेरी जान पाइरुवेट बनाओ। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, पाइरुवेट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मेरी जान ग्लूकोज, एंड दिस प्रोसेस इज मेरी जान कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस if the source is non-carbohydrate. Now sir कैसे? Now please remember there is only slight difference. This is a catabolic reaction. This is a catabolic reaction. यहां चीजें ब्रेक होंगी, while as this is an anabolic reaction. यहां चीजें ब्रेक नहीं, यहां कॉम्बिनेशन होगी पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स की। Now, conversion of glucose into pyruvate is true. It can happen by a process called glycolysis, and it is a catabolic reaction. यहाँ ग्लूकोज ब्रेक होगा, while as pyruvate can also be converted into glucose, but this is not a catabolic reaction. This is an anabolic reaction. यहाँ catabolism नहीं होगा बाबा, यहाँ anabolism होगा, यहाँ combination होगी reactants की to form a product. Is that clear? Now अभी तक आपको पता चला कि कॉर्टिसोल ने पहला काम क्या किया मेरी जान, स्लाइड पे देखिए क्या काम किया कॉर्टिसोल ने, क्या काम किया, आ जाओ ना स्लाइड रे बाबा। कॉर्टिसोल ने क्या काम किया मेरी जान, ग्लाइसरॉल को तब्दील किया ग्लूकोज में। क्या यही कमी थी ना ब्लड में, ग्लूकोज की लेवल कम थी, हाइपोथैलेमस ने सीआरएच बनाया, सीआरएच ने एसीटीएच बनाया, एसीटीएच ने मेरी जान एड्रिनल ग्लैंड
ग्लैंड से कॉर्टिसोल बनाया और कॉर्टिसोल ने लिवर में जाकर ग्लूकोज बनाया टू फिल अप द डिफरेंस, या मैं यूं कहूं टू शो फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे कॉर्टिसोल ने ग्लूकोज को यहां फिर से बनाया। इसका मतलब है ना, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ जाती है, अगर आपके ब्लड में कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ जाती है तो इतना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। द मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ CRH, द मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ ACTH, द मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ ACTH, द मोर cortisol will be produced, and the more cortisol will be produced, the more glucose will be obtained. इसका मतलब if you have Cushing syndrome, if you have hypercortisolism, अगर आपको कशिंग सिंड्रोम है, अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ी है, डेफिनेटली आपके बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसीलिए जो पेशेंट्स कशिंग सिंड्रोम से गुजर रहे हैं ना, उनके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होती है। क्यों? कॉर्टिसोल ज्यादा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा हो रही है, ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है, इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया देखा जा रहा है। मुझे मालूम है ये लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट तो नहीं पल्ले पड़ने वाला, लेकिन जो हायर क्लासेस MBBS या नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि 11th और 12th के स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें बाबा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डंके की चोट पे समझ आया होगा और उनको बहुत ही मजा आया होगा ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। जरा आगे बढ़ेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने देखा कि कॉर्टिसोल की फंक्शन क्या है। कॉर्टिसोल की फंक्शन क्या है? पहली फंक्शन हमने देखी ग्लूकोनियोजेनेसिस। पहली ही फंक्शन हमने देखी ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से शाबाश ग्लूकोज बनाना। अगर मैं वापस आपको स्लाइड पे ले जाऊं तो मेरी जान याद रखना, इस स्लाइड पे लेके जाता हूं, इट डज नॉट ओनली कन्वर्ट ग्लाइसरॉल इनटू ग्लूकोज, बल्कि मेरी जान ये जो आपका कॉर्टिसोल है ना, ये मसल्स में जाता है। मसल किधर बनाऊंगा? इधर बनाते हैं मसल। ये कॉर्टिसोल मेरी जान ब्लड वेसल के जरिए से मसल्स में जाता है, और आपको मालूम है कि जो मसल्स होती हैं इनमें बाबा प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन होता, मायोसिन होता, और भी डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। और प्लीज रिमेंबर दिस कॉर्टिसोल रीचेस टू द मसल्स एंड इट एक्ट्स एज अ सिजर. It breaks down these proteins and converts these proteins into amino acids. Please remember, these amino acids reach to the liver, and these amino acids are also converted into glucose. Now you can make glucose from glycerol, you can make glucose from amino acids. The process of conversion of non-carbohydrate sources like glycerol and amino acid into the glucose, this process is called as gluconeogenesis. काश मेरे पास वक्त होता मैं amino acid के पाथवे को भी बता देता, लेकिन जरा गौर से इतना ही कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि असल में होता क्या है। जब प्रोटीन्स ब्रेक होंगे तो अमाइनो एसिड निकलेंगे, अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप रिमूव किया जाता है, और बाद में जो बाकी ग्रुप बचता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट एंड पाइरुवेट। उसके बाद सीधा मैकेनिज्म चलता है, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू शाबाश 1,6 fructose 1,6 bisphosphate, and fructose 1,6 bisphosphate is converted into fructose 6 phosphate, and fructose 6 phosphate is converted into शाबाश glucose 6 phosphate. सेम मैकेनिज्म चलेगा, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आज के लेक्चर में वो डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा, लेक्चर बड़ा घूम जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कॉर्टिसोल ब्लड के जरिए से एडिपोज टिश्यू तक पहुंचा, ग्लाइसरॉल बनाया, ग्लाइसरॉल लिवर में पहुंचा और कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। वहां से कॉर्टिसोल मसल्स में गया, प्रोटीन्स को ब्रेक किया। प्रोटीन्स को ब्रेक कैसे करेगा? बिकॉज इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम कॉल्ड एज प्रोटीएस. It activates an enzyme called as protease, and proteases break down these proteins into amino acids. These amino acids go into the liver. ये amino acids liver में जाते हैं और ग्लूकोज में तब्दील होते हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ग्लूकोज बना लेना, इसी को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या इसने खाली ग्लूकोज बनाया? नहीं मेरी जान, इसने प्रोटीन्स को भी ब्रेक किया ना। प्रोटीन्स को ब्रेक करने को मेरी जान क्या बोलते हैं? शाबाश प्रोटियोलाइसिस. सो इट हेल्प्स इन शाबाश नॉट ओनली ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोटियोलाइसिस. क्या खाली प्रोटियोलाइसिस में मदद किया? नहीं सर, अगर हम स्लाइड पे देखेंगे तो मेरी जान इसने तो क्या काम किया था? इसने तो ट्राइग्लाइसराइड्स को ब्रेक किया था, यानी फैट्स को ब्रेक किया था।
इसका मतलब है ना ये फैट्स को ब्रेक करता है, लिपिड्स को ब्रेक करता है। तो यही फंक्शन तो हम तीसरी लिखेंगे कि इट हेल्प्स इन लिपोलाइसिस। इट हेल्प्स इन लिपोलाइसिस। इट हेल्प्स इन लिपोलाइसिस। तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद रखेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटियोलाइसिस एंड इट हेल्प्स इन लिपोलाइसिस। तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसके अलावा एक और फंक्शन है, ये डायरेक्टली लिवर में जाता है। नजर रखना, इधर दिखाऊंगा जो बीच वाली लाइन रखी थी। कॉर्टिसोल नॉट ओनली गोज इनटू द एडिपोज टिश्यू, इट नॉट ओनली गोज इनटू द मसल्स, इट आल्सो डायरेक्टली गोज इनटू द लिवर। सीधे लिवर में जाता है और लिवर में मेरी जान एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके ये मेरी जान ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। It converts glycogen into glucose, and this process of conversion of glycogen into glucose, ये cortisol ब्लड के जरिए से सीधे लिवर में पहुंचेगा। यहाँ बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, इसे मेरी जान क्या बोलते हैं? शाबाश, इसे क्या बोलते हैं? When glycogen is converted into glucose, this is called as glucogenolysis. This is called as glucogenolysis. It means it does not only help in gluconeogenesis, it does not only help in proteolysis, it does not only help in lipolysis, it also helps us in glycogenolysis. ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोले तो ग्लाइकोजन को मेरी जान कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना ज्यादा ग्लाइकोजन किस में तब्दील होगा? ग्लूकोज में तब्दील होगा। दो प्रोसेसेस है ना, एक है अगर ग्लूकोज तब्दील होगा ग्लूकोजन में, दैट्स कॉल्ड एज ग्लूकोजेनेसिस। अगर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लाइकोजन में, दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अगर ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दो processes. One, if the glucose is converted into glycogen, it is called as glycogenesis. But if the glycogen is converted into glucose, it is called as glycogenolysis. Remember, it helps us in gluconeogenesis, it helps us in proteolysis, it helps us in lipolysis, it helps us in glycogenolysis. But remember, it does not directly cause glycogenolysis, it actually indirectly causes glyconeogenesis by stimulating the adrenergic receptors. वेरी गुड। हाँ, इम्यून सेल्स पे भी ये एक्ट करता है। इम्यून सेल्स का काम होता है टू रिलीज हिस्टामाइन, टू रिलीज ल्यूकोट्राइन्स। अब ये उनको क्या करता है? इनहिबिट करता है इम्यून सेल्स को। लिम्फोसाइट्स को इनहिबिट करेगा, ये मोनोसाइट्स को इनहिबिट करेगा, ताकि ना ही वो हिस्टामाइन रिलीज कर पाए, ना ही वो मेरी जान ल्यूकोट्राइन्स रिलीज कर पाए। इसके अलावा इसका एक और काम है, इट हेल्प्स इन वैसोकंस्ट्रिक्शन। इट हेल्प्स इन वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन में भी मदद करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो करता है ताकि ब्लड का प्रेशर बढ़े, क्योंकि पहले ब्लड का वॉल्यूम कम था, ब्लड का प्रेशर भी कम था। अब ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा तो होगा क्या? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया में हाइपरटेंशन भी देखा जाता है, इसीलिए कशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया भी देखा जाता है, हाइपरटेंशन भी देखा जाता है। एडिसन्स डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया भी देखा जाता है और हाइपोटेंशन भी देखा जाता है। अब मजीद तफसीलात के साथ मिलेंगे अगले हार्मोन में, जहां हम अल्डोस्टेरोन को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत, आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रखा है या अगर आप इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, इस लेक्चर के नोट्स चाहते हैं तो मैं लिंक में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के दोनों लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। जिस पे भी आपको मुनासिब लगे आप उस लिंक पे क्लिक करके या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे या सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे या आप डायरेक्टली भी टेक्स्ट करेंगे तो हम आपको इस लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। दीजिए मुझे भी इजाजत, आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी देखने का मौका मिले। अल्लाह हाफिज अगेन एंड फी अमानिल्लाह।